जैसे कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, तो ए वेरी करेक्ट एंड राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। लोग इसका ज़ाहिर है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा देर वाला असर है। देखें, ये एक जंग है। जंग से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब एक ओप्रेसिव इंपीरियलिस्टिक पावर है चाइना, जो कि अब खुल के सामने आ गई है। वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने एक तरीके से ले लिया, जैसे कि पाकिस्तान के कई इलाकों की एक कल्चर है कि आप किसी भी आदमी को जुए में उसकी बेटी जीत जाते हैं किसी और तरीके से। जैसे कि अफ़गान वॉर में जब दुनिया जहाँ के मुजाहिदीन पाकिस्तान आए थे, उज़्बेक, ताजिक, तो ये जिहाद के नाम पे अपनी बेटियां दे देते थे। ऐसे पाकिस्तान की एक बेटी है ग्वादर, एक बेटी है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया की बेटी है, लेकिन कब्ज़ा पाकिस्तान ने किया हुआ है। वो पाकिस्तान ने प्लेट में रख के चाइना को दे दिया। अक्साई चीन पे पहले ही कब्ज़ा किया हुआ है, अब उसकी नज़र थी तिब्बत, इसने पहले ही कब्ज़ा किया हुआ है। ये पूरा एक रीजन, आपको इसकी डेमोग्राफी समझनी होगी कि जो अटैच्ड रीजन्स हैं, लद्दाख है, तिब्बत है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसकी क्वाइट सिमिलर कल्चर और सिस्टम है। तो उसमें चाइना पूरा उस पूरे एरिया को हड़प करना चाह रहा है। आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पानी का जो स्टॉक है, वो फ्रेश वाटर का जो, वो भी उसी इलाके में है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम कई सालों से सुनते आए हैं कि फ्यूचर की जंगें पानी पे लड़ी जाएंगी, तो ये सब चीज़ें हैं। उसमें इंडिया में आज ऐसी कोई सरकार नहीं बैठी है जो पहले अपनी कंट्री के, अपने लोगों के लॉन्ग टर्म उसकी सोचती। आपने देखा ही है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने बड़े ब्लंडर किए और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट किए। जैसे कभी स्वामी जी फरमाते हैं कि हमें प्रेशर किया जा रहा है कि वो तिब्बत के हवाले से जो भारत की पॉलिसी है उसको नज़रसानी की जाए और उसको रिविज़िट किया जाए। तो क्या वो फिर बताते हैं स्वामी जी डिटेल में कि नेहरू जी ने वो की थी ट्रीटी चाइना के साथ, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया था वाजपेयी साहब ने 2003 में, वगैरह वगैरह। तो कहने की बात दरअसल ये है कि देखें, कल तक तो टिकटॉक भी आपके मुल्क में चल रही थी, आज बैन की ना। तो हालात और वक्त के तकाज़ों के ऊपर फैसले किए जाते हैं। जब तक चाइना की बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई थी तब तक ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन अब आई थिंक कि इंडिया को पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो रीजनल एग्रीमेंट्स और इश्यूज़ हैं उसको अब रिविज़िट करने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। जब तक एक आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पाकिस्तान के वेस्ट में नहीं होगी तब तक इंडिया के लिए सिक्योरिटी के मामलात ख़तरे में रहेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का एयरपोर्ट चाइना के पास है, इस वक्त फुल कंट्रोल में है चाइनीज़ के। वैसे तो पूरा पाकिस्तानी चाइनीज़ कंट्रोल में, आप देखते ही हैं कई वीडियो शेयर हो रही हैं। एक कंपनी में, चाइनीज़ कंपनी में नमाज का वक्फा ना करने पे मारा गया, नमाज़ पढ़ने पे नमाजियों को मारा चाइनीज़ों ने। जगह जगह चाइनीज़ वायलेंस होते रहे हैं, मार रहे हैं, सड़कों पे पुलिस को मार रहे हैं, सब चीज़ें हैं। मैं ये वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो चाइना ने पाकिस्तान पे तो पूरा अमलन कब्ज़ा किया हुआ है, विच इज़ वेरी मच अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। तो मैं वापस आता हूँ उस बैन की तरफ। मिस्टर वांगचुक ने जो पूरी कौम को मैसेज दिया है वो बड़ा करेक्ट मैसेज है। देखें, मेरी आपकी समझ की एक लिमिट होती है। एक शख्स है जो साइंटिस्ट है, जो उस पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर रहता है लद्दाख में, जिसने आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। जैसे आपके इंडिया में एक से एक मिसालें हैं, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब हैं, फिर कई लोग हैं तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए कुर्बान कर दी है। तो वो भी एक हैं जो खिदमत कर रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा जानते हैं डेमोग्राफी को, चीज़ों को। फिर वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता है। वो बार बार इंसिस्ट करते हैं और फिर हमें भी तो एक बुद्धि मिली हुई है, उससे हम भी सोचें। एक मिसाल ले लें कि हम कोई फ़ोन ख़रीदने जाते हैं या कोई किचन की अप्लायंस ख़रीदने जाते हैं, कोई और आइटम ख़रीदने जाते हैं, तो हम पहले नहीं गौर करते थे ना। अब आप सिर्फ इतना गौर करें कि एक आदमी सिर्फ 1000 रुपया
चाइना के पास जाने से रोक ले, चाइना की कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। अगर एक मिसाल है 1,000 रुपये की, खाली सोचें 130 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 130,000 करोड़ आप रोक रहे हैं चाइना की जेब में जाने से। बड़ा फर्क पड़ता है। ये इकोनॉमिक वारफेयर है, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिलिट्री वारफेयर। अगर जब तक कि आवाम अपना किरदार अदा नहीं करेगी, देखें तारीख गवाह है कि दुनिया में जंगों के दौरान या जब नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटेग्रिटी की बात आती है तो फौजों के पीछे आवाम भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। उस ज़माने में जब तलवारें ढालें बनती थीं तो लोगों ने अपने जो किसानों के जो खेती बाड़ी के हथियार थे, वो थे, औजार थे, दरांतियाँ और वो, उन सबको भी तलवारें बना के फौज के हवाले की। आवाम का भी एक किरदार होता है। आप इस तरह का छोटा छोटा किरदार, डिस्करेज करने वाले बहुत हैं। सबा साहिबा निकल पड़ी हैं कि पैरासीटामोल में भी तो आप चाइनीज़ वो डालते हैं। तो देखें ये चीज़ें मुश्किल हैं। अगर इतना आसान होता तो मोदी जी ने सब चीज़ें ही बैन कर दी होती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वो करें। चाइनीज़ मीडिया चीख रहा है कि इंडिया ये गलतियां कर रहा है, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट चाइना को प्रमोट नहीं करना चाहिए वरना ये इंडिया के लिए नुकसानदेह। भाई क्यों इनको इतनी इंडिया की फिक्र हो गई है कि इंडिया के लिए नुकसानदेह? ये कहते हैं हाँ आपने तो 59 हमारी। सारी चीज़ों में हमें इस चीज़ को गौर करना होगा कि हम अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं। चाइनीज़ मीडिया चीख रहा है, इंडिया का जो वो है मीडिया, उसमें जो जर्नलिस्ट हैं सबा साहिबा जैसी, अब वो कहती हैं पैरासीटामोल में भी तो वो पार्ट होता है, तो आप क्या क्या बैन करोगे? तो बीबी आपको इतना क्यों इतना दर्द हो रहा है चाइनीज़ चीज़ों को बैन करने पे? पैरासीटामोल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप और राना अयूब और दीगर जो हैं जिन्होंने बहुत कमा लिया भाई, अब बहुत कमा लिया यार, अब कितना अपना ज़मीर बेचोगे? कोई शर्म, कोई हया, कोई चीज़। मुझे लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी अशोक स्वाइन हो या राना अयूब हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे इस तरह के लोगों से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको एक्सपोज किया है, और विद दलीलों के साथ और विद प्रूफ्स के साथ। मैं कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। जबकि आप जिनसे मुझे कंपेयर करते हैं ना, वो इंतहाई जलील और घटिया लोग हैं, क्योंकि वो झूठ को प्रोपोगेट करते हैं। राना अयूब साहिबा का तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उल्टा तबलीगी जमात वाले राना अयूब और सबा नकवी को काफिर मानते हैं, क्योंकि ये दोनों देवबंदी या वो एक्सट्रीम फैक्टर की नहीं है। ये वैसे तो इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, लेकिन इससे मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद भी एक नॉन रिलीजियस लाइफ गुजारता हूँ, तुम सही है, वो उनका राइट है, लेकिन मैं कभी मौलवियों को और तबलीगियों को और उनके गलत कामों को और टेररिस्टों को ग्लोरीफाई नहीं करता। ये लोग करते हैं। अशोक स्वाइन जिस तरह हिंदुस्तान के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाएं, अगर इतने बड़े प्रोफेसर हैं और इनकी तो एजुकेशन है, इनके पास एकेडमिक वो है, आ जाए मेरे सामने, बैठ के फैसला कर लेते हैं। आ जाए वो पाकिस्तान ISI के डिफेंड करना शुरू कर दें मेरे सामने बैठ के। मैं डिफेंड करता हूं बीजेपी को, आइए। है दम अशोक स्वाइन साहब या सबक साहिबा, आ जाए ना। राना साहिबा, बड़ा आपका नॉलेज है, आपको तो पूरी दुनिया सुनती है, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और दुनिया, आप तो बड़े महान लोग हो। CNN पे आपके इंटरव्यू चलते हैं, बड़े मुंह टेढ़े यूं यूं करके आप जो बातें करते हैं, आइए ना मेरे सामने बैठ जाएं, कहीं भी किसी भी जगह पे, बगैर किसी तैयारी के मैं आ जाऊंगा। और अगर मैं उधर आपसे हार गया, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगूंगा आपसे, लेकिन इनसे कम से कम मुझे कंपेयर ना करें। इनसे घटिया लोग दुनिया में कोई नहीं है। इन लोगों को इनके मुल्क ने वो इज्जत, वो मकाम दिया है, बचपन से लेके पढ़ाई, एजुकेशन के मामले में कहीं इनको किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हमको हुआ है। हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को मरते हुए देखा है। मैं MQM पॉलिटिकल पार्टी में था, मेरे 25,000 साथियों को मारा है पाकिस्तान फौज ने। मैं किसी दलील के साथ खड़ा हूं, जहां भी खड़ा हूं। मैं अशोक स्वाइन की तरह अपना ज़मीर बेच के और अपना अंदर का बेच के और अपनी आवाम के बेच के नहीं वो कर रहा, झूठा सेक्युलरिज्म को प्रोमोट नहीं करता। ये लोग तो बेगैरत लोग हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं। आ जाए मेरे सामने बैठ जाए। तो आपको चाइनीज बैन को कंटिन्यू करना होगा और इन लोगों को
नंगा करना होगा। चाइनीज कैपिटलिस्ट भी इस पे चीख रहे हैं। पहला तो सवाल मेरा यह है कि कम्युनिज्म में ये जो बिलियनर कहां से आ गए? जहां तक मैं बचपन से सुनता आया हूं, कम्युनिज्म का मतलब है कि हर चीज स्टेट की होती है और बाकी सबका बराबर होता है। अवाम का हर चीज का मालिक स्टेट होता है। इवन अवाम का बच्चा जो पैदा होता है उसका भी मालिक स्टेट होता है, उसको दूध भी स्टेट देती है। यही हम बचपन से सुनते आए हैं। ये किस किस्म का कैपिटल वो कम्युनिज्म है जिसमें जैक मा बिलियनर बन जाता है? ये सब ढकोसले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री जो था वो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। वो यूएसएसआर आज रशिया कैपिटलिस्टों का गढ़ बना हुआ है। सबसे ज्यादा बिलियनर आपको अमेरिका और यूरोप के बाद उधर मिलेंगे। ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म एक ढकोसला है जो कि जबरदस्ती आवाम पे, गरीब आवाम को बेवकूफ बनाने का, मैं गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बेवकूफ बनाने का एक फिलोसॉफी, एक सिस्टम है। ये जो बड़े बड़े जितने भी कम्युनिस्ट लीडर जिन्होंने प्रचार किया है इस कम्युनिज्म का, उसमें से कोई एक तो बता दे जो गुर्बत में रहा हो, साले अय्याशी से रहते रहे। चाइना का कम्युनिज्म इज ए ढकोसला। चाइना को इस वक्त देखें, आपको हर इंडियन को अपना फर्ज समझ के चाइना को मुकाबला करना है। देखें, चाइना ने पत्ता फेंका चेक करने के लिए टेम्परेचर कि इंडिया का क्या रिएक्शन आता है। लद्दाख में उसने एक इंट्रूजन किया और जो सारा कुछ किया। दुनिया चाइना को कंडेम कर रही है। अमेरिका, यूरोप, रशिया, बड़ी बड़ी ताकतों ने क्लियर कट बयान दिया कि वी स्टैंड विथ इंडिया। अमेरिका ने अपने फ्लीट भेज दिए, वो शिप्स के, वॉरशिप्स के। फ्रांस जो कि रफाइल जहाज आपको बहुत बाद में देने वाला था, और इन रफाइल जहाज पे भी आपको पता है कि राहुल गांधी साहब ने और इन्होंने कितना हंगामा खड़ा किया था जब इसके डील हुई थी। आज पता नहीं उनको एहसास हुआ भी कि नहीं कि वो कितना ज़बरदस्त काम हुआ। और फ्रांस, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मेरा मुल्क है मेरा फ्रांस। पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आई एम प्राउड फ्रेंच सिटीजन सिंस 1996। और मेरे मुल्क ने एक हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया इन मामलात में। और रफ़ाइल जहाज़ इंडिया को 27 जुलाई को मिल रहे हैं। दुनिया ने आके सपोर्ट कर दिया। फिलीपीन, सिंगापुर, सब रीजन कंट्रीज हैं, छोटे हों बड़े हों, सब ने क्लियर कट कहा है। फिलीपीन ने भी कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के मुकाबले पे। सिंगापुर ने, और दीगर कंट्रीज भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चाइना के सताए हुए हैं। चाइना की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को, आपको याद होगा, ये महातिर मोहम्मद ने आज से 2-3 साल पहले चाइना की प्रोडक्ट्स पे काफ़ी हद तक बैन किया था, और उसने कहा था कि हमें चाइना इस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब आपको याद होगा ये जो महातिर मोहम्मद रीइलेक्ट होकर आया था, तो इसने सबसे पहले चाइनीज़ चीज़ों को वो किया था, और उसने कहा ये कर्जा दे के आ जाते हैं हमारे मुल्क में और फिर हमारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इसको महातिर मोहम्मद ने उस वक्त रोका था। पूरी दुनिया को चाइना का गेम समझ में आ गया। इस वक्त दुनिया चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ खड़ी है। इंडिया का फर्ज है कि अब अपनी पॉलिसीज को सख्ती से इम्प्लीमेंट करे। और उसमें मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन, जो कि असल बुनियादी वजह थी कि चाइना ने कहा कि ये नेहरू और फिर उसके ख़ानदान के ज़माने में तो कभी ये मसले हुए नहीं, हमने तो खाली हुश किया है तो ये दूर से भाग गए हैं, कभी इस इलाके में आए नहीं, दूर दूर तक, मीलों तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। आज ये कौन आ गया भाई? ये इन्होंने ख़रीदने की कोशिश की, क्योंकि हमने तो सुना है राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ का वो दिया गया था मनमोहन सिंह साहब के उसमें टाइम में, और पता नहीं किन किन कांग्रेसी गवर्नमेंट्स में फंडिंग होती रही, और चाइना ने बेशुमार फंडिंग की है कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो इनका एग्रीमेंट था। तो ये सब चीज़ें जो इसमें हैं, तो चाइना को एक्सपोज तो हो गया इंटरनली, दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है। आपको अब एंटी इंडिया पॉलिसीज़ जो चाइना की साथ जो एग्रीमेंट्स और चीज़ें हैं, उनको आपको आपकी गवर्नमेंट को एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पे आना होगा, चाइना के हवाले से भी। और उसमें कंस्ट्रक्शन जारी है,
कहीं इंडिया किसी उस पे एग्रीमेंट पे किसी चीज़ पे समझौता नहीं कर रही, और इंडिया ने अपने इंटेंट बता दिए हैं। अभी तो स्टार्ट है 59 ऐप से, आगे अभी बहुत कुछ होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना के जो इस वक्त अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि तिब्बत में बहुत ज़ोर पकड़ गई है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तिब्बत को पहली बार एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है, वरना ये बेचारे भी कई सालों से, हम तो यूएन में देखते रहे हैं, ये अपनी पीसफुल मूवमेंट चलाते रहे हैं, लेकिन कोई इनको सपोर्ट नहीं करता, जैसे कोई बलूचिस्तान का है। तो अब खुल के दुनिया को आना होगा। तो तिब्बत में काफ़ी रिजेंटमेंट चल रहा है, उगर में तो ऑलरेडी है ही, और अब उनका भी एक वो है। इसके अलावा हांगकांग में आप देख ही रहे हैं कि रोज़ की बुनियाद पे मामला। तो चाइना के अंदरूनी मामला बहुत ख़राब हैं। इकोनॉमिक की सूरत हाल ये है कि चाइना की प्रोडक्ट्स के ढेर लगे हुए हैं, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। चाइना की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसमें भी वो ज़्यादातर उन यूनिट्स को भी गवर्नमेंट्स चलने नहीं दे रही, और उन मुल्कों में चाइना के प्रोडक्ट्स को का इन्वेस्टमेंट लेके घूम रहे हैं। कोई ले नहीं रहा चाइना की इन्वेस्टमेंट अब, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल में आते हैं, फिर चीज़ों एग्रीमेंट कर लेते हैं, ख़तरनाक शराइत पे आपको कर्ज़े देते हैं, और फिर वो सारी उस कर्ज़े के बुनियाद अगेंस्ट में जो कंस्ट्रक्शन हुई होती किसी रेलवे की या किसी रोड की या पुल की या पोर्ट की या एयरपोर्ट की, वो फिर उसका 25 साल 50 साल का एग्रीमेंट होता है कि हमारा इसका वो होगा, और प्रॉफिट पे हमारा इतना % हिस्सा होगा, प्लस वो सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक कर्जा होता है जो कि आपको किस्तें भरनी है, फिर आप नहीं भर सकते हो। तो वो ये सारी चीज़ें दुनिया समझ गई है। तो चाइना को अंदरूनी तौर पे ये जो प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बहुत मुश्किलात का सामना है। घर घर की जो इकोनॉमी है ना, तो चाइना का आम कम्युनिस्ट आदमी भी अब कहता है कि जैक मा तो साला अय्याशियाँ करे और हम यहाँ पर रोएं, तो ये किस किस्म का कम्युनिज़म है। तो अंदरूनी तौर पर चाइना में भी एक बॉम्ब फटने वाला है। कई वीडियोज़ ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिसमें गरीब चाइनीज़ अब प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, और जिस दिन चाइनीज़ों ने फिर अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का वो किया हिसाब किताब, तो आपने फिर देखा किस तरह रशिया, यूगोस्लाविया, ईस्ट यूरोप में कम्युनिज़म के बुत टूटे। तो आगे यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि राजदीप सरदेसाई और कई जर्नलिस्ट चीख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया में यूनिटी का मुजाहरा होना चाहिए, बजाय इसके कि चाइना को कंडेम किया जाए। बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, ये वो। तो बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं भी। हालत जंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही यूनिटी की होती है। लेकिन आप अगर गौर करें तो जिस दिन से चाइना ने लद्दाख में गलवान वादी में जो हमला करके भारतीय फौजियों को शहीद कर दिया, इसके बाद से मुझे राजीव गांधी, ये राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, किसी के कोई स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें उन्होंने खुल के कंडेम किया हो क्लियर अल्फाज में चाइना को, कि चाइना ने ये जुल्म किया है, चाइना ने ये ज़्यादती की है या ये वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चाइनीज़ फ़ौज को लीड कर रही थी, और सीसीपी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इंडिया की तरफ से लड़ रही थी। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो पहले दिन से सिर्फ बीजेपी को, इवन पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक में जब इंडिया से थोड़ा वो कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन सारी पार्टियाँ, कैसे भी गवर्नमेंट हो, कैसा भी घटिया हमारा फौजी सिस्टम है, उसके पीछे खड़े हो जाती हैं। लेकिन आपके तो ये पता नहीं, कांग्रेस वाले पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसे मौके पे तो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये सबको बीजेपी के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये किस किस्म की गवर्नमेंट है कि आपको अपनी गवर्नमेंट के अगर गलत भी हो तो हालत है जंग में आप उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं किस किस्म के स्वाइन हैं। मेरी समझ से बाहर है कांग्रेस का ये जो रवैया है, ख़ासतौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इस वक्त खुल के टोटल भी एंटी बीजेपी चल रही हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस इज़ नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है ये, और ये टोटली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी पैटर्न मान के उनकी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं, और उनका माउथ पीस लग रहा है। जब भी इनका कोई स्टेटमेंट आता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कांग्रेस चाइना का माउथ पीस है, और इट्स वर्किंग अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। ये मेरी अपनी सोच है इस हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कल कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रख दिया, पहले मैं छोटा सा ये बता दूं कि कराची एक ऐसा शहर है जो दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा इसका इनकम है।
ये पाकिस्तान को पूरा चलाता ये है। पूरे फ़ौज की तनख्वाहें, सिविल सर्विस की तनख्वाहें, सारी चीज़ें कराची से ही तो टैक्स आता है। 90% टैक्स कराची से आता है। पंजाब तो बैठ के खाते हैं, पंजाबी सारे लूट रहे हैं, चोरियां सारी ये करेंगे, गलत ये करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन कौम में इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन कराची, तो कराची का स्टॉक एक्सचेंज को आज से 3-4 साल पहले फ़ौज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया, क्योंकि कराची वालों को तो जीने का भी हक देते हैं कि नहीं देते। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे कल बलोच कर्मचारियों ने हमला कर दिया। और ये जो कहानी है, अब देखें, कहानी का पता तो चलता नहीं है, ठीक है। बलोच ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर रही है ट्विटर पे। और फिर मुख्तसर ये कि ये बलोच फ्रीडम फाइटर है। हमें बलोच केस को समझना होगा कि दिस इज़ एन ऑक्यूपेशन, ये कब्ज़ा है एक मुल्क के ऊपर। हम पता नहीं क्यों इसको इतना इग्नोर करते हैं कि पाकिस्तान हर जुम्मे के बाद मुजाहरा कर रहे होते हैं कि फ़लस्तीन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी मदद की जाए, ये जिहाद कर रहे हैं, ये वो। एक नाजायज़ मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती क्रिएट किया है। तो हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि अगर अंग्रेज़ों ने 1947 में एक नाजायज़ मुल्क इसराइल बनाया, तो फिर हमें दूसरा भी कबूल करना होगा कि दूसरा भी नाजायज़ मुल्क अंग्रेज़ों ने बनाया था। क्योंकि अगर दुनिया के नक्शे पे इसराइल नामी उस वक्त कोई कंट्री नहीं था 1947 से पहले, तो इससे पहले पाकिस्तान नामी कोई मुल्क भी नहीं था दुनिया में। अंग्रेज़ ने अगर वो एक अपना नाजायज़ बच्चा बनाया है, तो ये फिर नाजायज़ बच्चा, शरारती बच्चा, शैतान बच्चा ये भी है। ये हमें कबूल करना होगा, ठीक है। आगे आते हैं कि फ़लस्तीनी अगर फ्रीडम फाइटर हैं, कश्मीरी को ये कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं, जबकि कश्मीर इंडिया का लीगल इंटेग्रल पार्ट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, जबकि ये एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। इसको दुनिया को रिकॉग्नाइज करना होगा। इस तरह आप टेररिस्ट कह के, इस तरह आप इनको अगर आप इग्नोर करेंगे, तो देखें, एक बड़े पाकिस्तान का एक अजीम क्रिकेटर था इमरान खान, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा। वो आज से कुछ साल पहले तक बड़ी समझदारी की बातें करता था। ये दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इतना हक दिया था, इतनी बातें की थी, इतने बयान दिए थे कि उन सबको वो आज यू टर्न कर रहे हैं। हर सिचुएशन के ऊपर डेली की बुनियाद पे इसकी एक पुरानी तकरीर आ जाती है कि हाँ भाई तुमने ये कहा था। 2009 में इंग्लैंड में पाकिस्तान की आईएसआई ने केस किया था, हरबियार मरी और फैज़ बलोच BLA, जिसने कल की जिम्मेदारी कबूल की है, बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर केस था कि भाई इनको एक्स्ट्राडाइट करो, पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं ये वो। तो उनके लिए गवाही दी थी जनाब इमरान खान ने कि ये टेररिस्ट नहीं है। अगर मैं भी बलोचिस्तान में पैदा हुआ होता और बलोच होता तो आज मैं भी फ्रीडम फाइटर होता। ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। और इनकी ज़मीन पे पाकिस्तान आर्मी ने कब्ज़ा किया हुआ है, इनको लोगों को, हज़ारों लोगों को मार दिया है, 75,000 लोगों को होमलेस कर दिया है, लाखों लोग ये हो गए। ये सब इमरान खान का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है। तो अब इमरान खान क्लैरिफाई करें कि उस वक्त शायद वो बुद्धू थे, शायद उस वक्त वो इस पीरनी के चक्कर में नहीं आए थे, क्योंकि ये पीरनी तो ISI का फेंका हुआ साला जाल है। बहरहाल, तो जिस बलोच मूवमेंट को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेन्युइन करार देता है और आर्मी को ऑपरेसिव करार देता है, कातिल करार देता है, उसको दुनिया को भी समझना होगा कि ये बलोच ऑक्यूपेशन का जब तक मसला हल नहीं होगा, तब तक आप पाकिस्तान में अमन तो भूल जाएं, किसी सूरत नहीं हो सकता। थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद चीज़ें बनाना रिपब्लिक की बता दूं कि इंग्लैंड के डेली मेल अखबार ने ये खबर लगाई कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इंपोर्टर पाकिस्तानीज़ हैं। यहाँ पाकिस्तानी जिस कोरोना लेके सबसे ज़्यादा आया है, ये डेली मेल के अखबार की खबर है।
इसी तरह कल भी एक खबर लगी है कि बोस्निया की पाकिस्तान में एम्बेसी में एक फ्रॉड हुआ है और 25,000 वीज़े टेररिस्टों के लगे हैं। देखें, ये तुर्की भी भेज रहा है टेररिस्ट यूरोप की तरफ, या पाकिस्तान ने 25,000 टेररिस्ट यूरोप भेज रहे। अब यूरोप और अमेरिका को समझना होगा कि पाकिस्तान का यूरोप से क्या ऐसा झगड़ा है जो ये भेज रहे हैं। पीछे चाइना है और पाकिस्तान की आईएसआई के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। आपको अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मुजाहरों में उरूज फातिमा पाकिस्तानी स्टूडेंट पुलिस की गाड़ी में बम मार रही है, इस कौम से आप क्या तवक्को करोगे? ये बदबख्त कौम है। जियाउल हक के ज़माने से 50 साल लगे हैं तो जाके ये ऐसी एक इग्नोरेंट कौम तैयार हुई है। अपने टीचर्स के साथ क्या कर रहे हैं? ये टीचर को मार रहे हैं। टीचर ने सिर्फ इसको सजा दी कॉलेज में। अब आप इस लड़के का अतवार देख के आप समझ सकते हैं कि कॉलेज में इसका क्या रवैया होता होगा। एक बेचारा सीधा साधा टीचर है, स्कूटर पे अपने घर जा रहा है, उसको पकड़ के अपने दोस्तों के साथ मार रहा है। इस कौम का क्या हो सकता है? इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है और इस वक्त तो ये वेंटिलेटर पे है। इसको अंग्रेज अब जितना चाहे बचाना की कोशिश कर ले, अब ये मुश्किल बचेगा। इस जियोग्राफी में तो मुश्किल है इसके लिए बचना। वानी एक रस्म है सिंध में जिसके तहत यह है कि लड़की अपनी आप दे देते हैं किसी झगड़े में, किसी उसमें जुर्माने के तौर पे अपनी लड़की दे देते हैं। ये 2 लड़कियों को वानी किया गया है। कबीले के झगड़ों में ये 2 लड़कियां भी सामने के कबीलों को जुर्माने के तौर पे दी गई हैं। ये इंसानों का माशरा है। ये आज भी किस हालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन होगा कि इस मुल्क में इमरान खान कहता है, आज तक कहता आया है कि टेररिज्म अमेरिका करवाता रहा है, टेररिज्म अमेरिका की जंग में हमने घुस के वो किया। इमरान खान कहता रहा है कि टेररिस्ट अमेरिका तैयार करता है। मसला यह है कि तो फिर वो टेररिस्ट को जब अमेरिका मारता है तो आप उसको शहीद अपनी असेंबली में खड़े होकर कहते हो। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हल्का सा हाँ जी वी कंडेम इट एंड दिस एंड दैट। कंडेम इट का क्या? साले को बैन करो, इमरान खान को पूछो, बाकायदा इंटरनेशनली अमेरिकी गवर्नमेंट पूछे कि क्लियर करो। और पाकिस्तान की ये बुद्धू अवाम साले हर चीज में चुपचाप बैठे रहते हैं, मट्टी के माधु की तरह। फैसला कर लेना कि क्योंकि पाकिस्तान में जिन्होंने टेररिस्टों ने जिन जिन लोगों को मारा उनको शहीद कहा जाता है, तो फिर ये कैसे शहीद हैं? या तो जो टेररिज्म में मरे हैं वो शहीद हैं, या जो टेररिस्ट है वो शहीद है। ये इनके खौफ का आलम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के टेररिस्टों से डर के इसके मुंह से निकला कि आपने उसामा बिन लादेन को मार दिया, फिर फौरन कहता है शहीद कर दिया। पता है कि मैं कैसे अपने बाप को मुंह दिखाऊंगा तालिबान को। और फिर बाजवा, इन सब की तो प्रोडक्शन है ये। एहसानुल्लाह एहसान आपको याद होगा, कबूल किए हैं इसने सारे जितने तालिबान के धमाके होते थे, जो चीज़ें होती थी, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीदों की जिम्मेदारी एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की थी। 5 स्टार लाइफ गुजार रहा है और फिर कहते हैं कि जी वो इंडियन एजेंट है। यार इंडियन एजेंट है तो मारो ना साले को, उल्टा लटका के रोज इसको छितरौल करो साले को। अयाशी की लाइफ फैमिली के साथ अपनी रह रहा है मजे से, पता नहीं कहाँ इसको रखा हुआ है। कोई कहते हैं पाकिस्तान से बाहर है, इसको भगा दिया है। कोई कहता है पाकिस्तान में इसको कहीं बंगले में रखा हुआ है। क्यों भाई? ये है पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक जहां पे टेररिस्टों का ऐसे स्वागत होता है। मसूद अजहर जिसके लिए हवाई जहाज अगवा किया गया, इससे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा? उसको पाकिस्तान में जो इज्जत और जो मुकाम दी जाती है एक हीरो की, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क का हो ही कुछ नहीं सकता। उसामा को पकड़वाने वाला कर्नल वलीद इकबाल याशी की लाइफ गुजार रहा है। $50 मिलियन इसको मिले। अमेरिका में लॉस वेगास में रह रहा है। यह है पाकिस्तान और यह है पाकिस्तान की आर्मी। इस आर्मी को बैन करना होगा आपको।
इनकी पॉलिसियां समझ में नहीं आती कि ये खेल क्या खेल रहे हैं। इंडियन सरकार के पास बहुत कुछ है करने के लिए, अगर इनको खाली पाकिस्तान की पॉलिसियां देखें। आपके खालिस्तान नामी एक फैक मूवमेंट के 3 लोग पकड़े गए पंजाब में, एक पूरा ग्रुप एक्सपोज हुआ है। एक लड़का पकड़ा जाता है, वो ड्रग्स एडिक्ट है, वो पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में आया, फिर इसको यात्रा के लिए भेजा गया और वो पाकिस्तान का एजेंट। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि करतारपुर साहब के मामले पे सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मिसयूज़ कर रहा है। और सिख एक बड़ी मासूम कौम है। मासूम से मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो बड़े स्ट्रेट हैं, हिपोक्रेसी इनमें नहीं होती। तो वो सबको फिर समझते हैं कि वो हिपोक्रेट नहीं है, ख़ासतौर पे जब सामने से पंजाबी में बात करने वाला हो तो वो उनको अपना प्रा ही समझते हैं, लेकिन वो प्रा नहीं है। हज बैन है, इस साल पहली बार हो रहा है कि हज बैन है, और क्योंकि एक रिचुअल है, एक रस्म है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि 1000 आदमी सिलेक्टेड। अब उसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि पाकिस्तान से 2 और इंडिया से 2 और इंडोनेशिया से 2 और इस तरह करके 1000 पूरे करेंगे या कुछ करके एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। लेकिन जहाँ 2 मिलियन हाजी आते थे हज करने के लिए, वो इस साल नहीं हो रहा। लेकिन ये करतारपुर साहब का दरवाज़ा खोल रहे हैं, 29 जून से उन्होंने काम ने खोल दिया, इंडिया ने मना कर दिया। तो सही किया, क्योंकि दुनिया जहाँ के वो बंद हैं, इबादत गाहें सब कुछ हैं। और ये पता नहीं किस हिसाब में, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस हिसाब में ये ओपन कर रहे हैं करतारपुर साहब का जो वो है। इसी तरह एक और इशू चल पड़ा है कि पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बनेगा। ये चीज़ें जो माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट और उस पर आ रही हैं, उसको कवर अप करने के लिए ये आर्टिफिशियल चीज़ें की जा रही हैं। इस्लामाबाद में 100 हिंदू भी शायद ना हो, वहाँ मंदिर बनाने के पॉलिटिकल मकासद हैं। और अभी तो खाली ऐलान हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी हंगामा मच गया है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। ट्रेंड है कि नॉट विथ माई मनी, कि मैं अपने टैक्स के पैसे से मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देता, मैं मुसलमान हूँ, मैं कैसे मंदिर बनाने की इजाज़त दूँ। ये ट्रेंड चल पड़े हैं, मौलवियों के फतवे आना शुरू हो गए हैं, बाकायदा लीगल फतवे आ गए हैं कि भाई इस्लामी रियासत में किसी भी नए मस्जिद के अलावा और कोई इबादत गाह आप नहीं बना सकते। जो ऑलरेडी हैं इनकी आप रिपेयर कर सकते हैं, वरना इस्लाम में मंदिर या कोई नया बनाने की इजाज़त नहीं। ये सब टोपी ड्रामे इस बनाना रिपब्लिक में हो रहे हैं। और इसके हवाले से अगर आप इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें, तो इंडियन सेक्युलरिज्म का तो ये आलम है कि एक लड़की बेचारी जाती है कि भाई आप लाउड स्पीकर पे अजानें चला रहे हैं, तो मेरे घर के सामने है बिल्कुल, वो बच्ची पढ़ रही है या कोई बीमार है या ठीक है। देखें, अजान का मामला आ जाता है, तो जब नए नए लाउड स्पीकर ईजाद हुए थे तो इंडिया में तो देवबंदियों ने तो इसको हराम करार दे दिया था। आज इनको हलाल लग रहे हैं। अजान एक कॉल है नमाज के लिए, 5 बार दिन में होती है। एक मुसलमान को पता है कि उनके टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है। दूसरा यह है कि इस्लाम कहता है कि क्लियर अल्फाज में कहता है कि आपकी इबादत की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हुकूकुल इबाद पे इस्लाम का बड़ा ज़ोर है। अल्लाह ने कहा है कि मैं अगर तुम कोई गुनाह करोगे तो मैं रहीम व करीम हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने किसी बंदे का गुनाह किया है तो वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा तुम जन्नत में नहीं जाओगे, जहाँ तक मेरे इल्म में। यह है इस्लाम असल, अगर सीखना चाहें तो। ये इस्लाम थोड़ी है, जैसे मैं भी कराची में जब रहता था तो सुबह अजान शुरू होती थी। अजान का भी मसला ये है कि हर गली में हर फ़िरके की एक मस्जिद है। देवबंदियों की भी है, अहले हदीस की भी है, शियाओं की भी है, सुन्नियों की भी है, हनफियों की भी है, सबकी हैं। और सबके अजान के टाइमिंग इन्होंने 1-1, 2-2 मिनट के फ़र्क से रखे हैं। तो बात 2 मिनट की अजान की नहीं, एक की ख़त्म होती है, 5 मिनट बाद दूसरे की शुरू होती है, फिर इसके 5 मिनट बाद तीसरे की शुरू होती है। आप रमज़ान में अफ्तारी के वक्त देख लें, टीवी पे आ रहा होता है कि अब इस फ़िरके के टाइम हो गया है, अब इस फ़िरके का। तो इनका सबका टाइमिंग का भी मसला है। फिर अजानों में भी इन्होंने इजाफे किए हैं। पहले तो ये होता था कि अल्लाह अकबर से शुरू होती थी और ख़त्म हो जाती थी। अब उससे पहले एक लंबा दरूद शरीफ भी पढ़ा जाता है, उसके एंड पे दुआ भी पढ़ी जाती है। ये सब लाउड स्पीकर पे होता है, और लाउड स्पीकर भी हाईएस्ट पावर के और मस्जिद के चारों तरफ।
तो जिसने नमाज़ पढ़नी है ना, जो मुसलमान है पक्का, उसको पता है कि मेरे नमाज के टाइमिंग क्या हैं। और अगर इसको नमाज का फिक्र है कि भाई मैं भूल जाऊंगा ये, तो आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, उसमें 5 वक्त का आप अलार्म लगा सकते हैं। सिस्टम है, ऐप ले लें आप अजान की, आपके मोबाइल पर बज जाएगी अजान खुद ही, अजान के टाइम पे आपके। Arif Ajakia is Karachi's ex-mayor. In this video, he is seen saying that India will ruin Chinese economy. He also said that India will crush China and free Tibet by a military action.